प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 3, हिमालय की बेटियां। इसके लेखक हैं नागार्जुन। इन्होंने नदियों के बारे में वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक कई रूप धारण कर लेती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। कवि मैदानी भागों में नदियों माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। तो चलते हैं पाठ की तरफ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। गंभीर शब्द का अर्थ है शांत और संभ्रांत शब्द का अर्थ है शिष्ट। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा कहते हैं आदर, विश्वास और समर्पण का भाव जो होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके। कहीं ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएँ, बंधुर माने ऊंचा, ऊंचा नीचा, अत्यधिका पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। अत्यधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। उपत्यका क्या होती है? तराई का जो क्षेत्र होता है उसे उपत्यका या घाटी को उपत्यका कहा जाता है। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल
कि जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का अर्थ है पछताना। सिर धुनना, पछताना। नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मौन कहते हैं चुपचाप। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। प्रवाहित, बहाया हुआ जल। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। थोड़ी सी प्रिय छात्रों मैं बता देना चाहता हूँ, एक कालिदास की पुस्तक का नाम है मेघदूत। उसमें कालिदास ने यक्ष का वर्णन किया हुआ है और यक्ष कुबेर के यहाँ पर माली का काम करता है। यक्ष का काम होता है प्रतिदिन कुबेर के यहाँ सुबह सुबह पुष्प पहुँचाने, ताकि कुबेर भगवान पूजा अर्चना कर सके। तो कुछ दिनों के बाद यक्ष की शादी हो जाती है। तो यक्ष की शादी के उपरांत तो यक्ष का सुबह उठना नामुमकिन हो गया। जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है वैसे ही देरी से उठने लगता है। तो यक्ष के मन में विचार आया कि क्यों ना शाम को फूल तोड़ लिए जाएं और इन पुष्पों को
सुबह पहुंचा दिया जाए। तो उसने ऐसा ही किया और ये काम कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन उन पुष्पों में जब वो कलियां खिली हुई थी, शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था तो उसमें भौरा बैठ गया। भौरा बैठने के बाद वह भौरा उसी कलियों में बंद हो गया। जब सुबह प्रातःकाल हुई तो वो कलियां कुछ खिलने लगीं और जैसे ही वह कलियां खिलने लगी, जो वो पुष्प यक्ष ने कुबेर के पास पहुंचाए थे, उस भौरा ने उनको काट लिया। उस यक्ष को बुलाया, तो वे यक्ष, क्या पुष्प शाम को तोड़ लिए गए थे? तो यक्ष ने जवाब दिया कि जी हुजूर। तो बस इतनी सी बात थी। तो यक्ष को 1 साल का श्राप मिल जाता है अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए, और वह रामगिरी आश्रम में पहुंच जाता है और वहाँ को प्रेयसी बादलों को बनाता है और कहता है कि आप जैसे जैसे जाओगे मेरा घर पड़ेगा और रास्ते में एक वेतवा नदी पड़ेगी, जो कि वेत्रवती नदी का नाम आया है। उसी नदी का वर्णन उसने भी किया है कि वेतवा नदी पड़ेगी, वो आपको मेरे घर की तरफ रास्ता है, उधर की तरफ ले जाएगी। तो बादलों को एक डाकिया के रूप में वर्णन किया है। तो आगे कह रहे हैं क्षम्यताम, और वह बादलों की सहायता से अपनी प्रेमिका के पास में अपना संदेश देना चाहता है। तो काका काले काले कर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लिंग तिब्बत की बात है कि मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। इस तरीक़ा से नागार्जुन की यह पाठ है, हिमालय की बेटियां, और उनके कुछ शब्द हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। खुमारी शब्द का अर्थ आया आलस, और अनुपम शब्द का अर्थ होता है अनोखा। तो प्रिय छात्रों, यह आपका पाठ समाप्त हुआ। कल मैं इस पाठ की व्याख्या करूँगा सारांश रूप में।